अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ नुमान ज़हीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेट स्टेट। आज मैं आपके साथ अबॉर्शन की काज़ेज़ डिस्कस करूंगा। गोट्स के अंदर के बकरियों के अंदर जो हैं वो बच्चे किस वजह से ज़ाया हो सकते हैं, उनकी कौन कौन सी काज़ेज़ हैं, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपके एनिमल्स के अंदर आती है। तो ये वीडियोस तमाम बकरी पाल हज़रात के लिए, गोट जितने भी गोट फार्मर्स हैं उनके लिए है। इसके अलावा वेटनरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो है, और ऐसे लोग जो कि जानवरों की बीमारियों में पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं उन सब के लिए वीडियो है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आप सारी डिजीज़ से जो है वो बीमारियां जो कि बकरियों के अंदर एबॉर्शन करती हैं उन सब के बारे में सीख सकें। एबॉर्शन की काजेज़ को स्टडी करने से पहले हमें हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जो एबॉर्शन टर्म है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान डिलीवरी से पहले पहले जो भी जिस टाइम पे भी एनिमल जो है अपना बच्चा फेंकेगा, तो उसे हम कहेंगे एबॉर्शन। ये सामने आपके एक एनिमल है जो कि एबॉर्शन कर चुका है। इसके पीछे से आपको जो है वो ब्लडी डिस्चार्ज आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है कि इसने जो है एबॉर्शन कर दिया है। ये आपके सामने जो है वो अबॉर्टेड फीटस दिखाए जा रहे हैं, ऐसे बच्चे जो कि ज़ाया हो चुके हैं और जिनको बकरी ने जो है अपनी डिलीवरी डे से पहले ही फेंक दिया है। अबॉर्शन की काजेज़ हैं, इसको हम दो में डिवाइड करते हैं। एक तो नॉन इन्फेक्शियस है और दूसरी है इन्फेक्शियस काजेज़। तो नॉन इन्फेक्शियस काजेज़ में हर वो काज आएगी जिसके अंदर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट ना हो। मिसाल के तौर पर वायरस है, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स वगैरह। तो इस तरह के अगर काजेज़ इन्वॉल्व ना हो तो उसे कहेंगे नॉन इन्फेक्शियस काजेज़, जिसके अंदर हमारे पास ऐसे पौधे आते हैं जिनकी वजह से खाने से जो है जानवर एबॉर्शन कर देते हैं। इसके साथ डाइट के अंदर अगर कुछ डेफिशिएंसीज हैं मिनरल्स वगैरह की, तो उसकी वजह से भी जो है जानवर एबॉर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी मेडिसिन है जो जिसके यूज़ करने से आप जानवर जो है एबॉर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा फीटो मैटरनल कंपैटिबिलिटी फेलियर है। इसका मतलब है माँ और बच्चे के दरमियान किसी किस्म की जो है मुताबिकत ना हो, तो वो अगर कनेक्शन डिस्टर्ब है तो उस वजह से भी जो है जानवर जो है अबॉर्शन कर सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर हैं जिसके अंदर कई सारे स्ट्रेस फैक्टर हैं जिसकी वजह से जानवर अबॉर्शन करते हैं, ये हम आगे जाकर देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्फेक्शियस काजेज़ की, तो इसके अंदर वायरल काजेज़ भी हैं और ज़्यादातर बैक्टीरियल काजेज़ हैं। इसके अलावा जो है प्रोटोजोअल काजेज़ भी हैं जिन्हें पैरासिटिक डिजीज़ कहते हैं, ब्लड पैरासाइट, जिनकी वजह से जानवर एबॉर्शन कर देते हैं। तो इन्फेक्शियस काजेज़ की बात करें तो वायरल के अंदर हमारे पास कैप्राइन हर्पिस वायरस है, टाइप 1 है, जो कि एबॉर्शन करता है। इसके अलावा लेप्टोस्पायरोसिस है, क्लेमिडियोसिस है, कोक्सीलियोसिस है, ब्रुसेलोसिस, लिस्टीरियोसिस है, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस है, टोक्सोप्लाज्मोसिस है और विब्रियोसिस है। और इसके अलावा ब्लड पैरासाइट की बात करें तो उसके अंदर बबीजियोसिस है, थिलेरियोसिस है और एनाप्लाज्मोसिस है, जिसकी वजह से जानवर जो है अबॉर्शन करते हैं। अब हम हर काज को एक एक करके जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फेक्शियस काजेज़ की। तो इन्फेक्शियस काज में सबसे जो वेल नोन या सारी दुनिया में जाना नाम है वो है ब्रुसेलोसिस का, जो कि ब्रुसेला की वजह से काज होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि जानवरों के अंदर एबॉर्शन करता है। ये अगर बकरियों के अलावा भी बात करें तो ये हर स्पीशी के अंदर जो है एबॉर्शन काज करता है। तो इसकी ये ख़ास बात ये है कि ऐसे जानवर जो हैं वो लास्ट ट्राइमेस्टर, मतलब अब आखिरी दिनों के अंदर जो हैं एबॉर्शन करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हम 5 माह कंसीडर करते हैं कि बकरी के जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो 5 माह है, तो उसके जो थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर जो है जानवर एबॉर्शन करेंगे। और इसके अलावा जानवर के अंदर जो है रिटेन प्लेसेंटा मिल सकती है कि जानवर जो है अपनी जेर रोक लेते हैं। इसके अलावा अडर इन्फेक्शन है जिसके अंदर मेस्टाइटिस है, हो सकता है फीमेल्स के अंदर। और अगर मेल्स की बात करें तो उनके अंदर ओरकाइटिस हो सकता है, मीन्स के टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन हो सकती है जो कि इनफर्टिलिटी का सबब बनती है। इसके अलावा मेल्स और फीमेल्स के अंदर नी हाइग्रोमा का बायस बनती है, मतलब जो घुटने हैं उनके वो सूज जाते हैं। और इसकी ख़ास बात ये होती है कि अगर आप ऐसे जानवर को अगर आप कट लगाएं उसके घुटने के ऊपर, तो उस वहाँ से आपको जो है वो गाढ़ा मवाद मिलेगा पस की तरह का, जो जिसको फिब्रिनस मटेरियल होगा। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रूसेला का। इसके अलावा ये ब्रूसेला है, ये भेड़ बकरियों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा अबॉर्शन करता है। तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया की इन्वॉल्व है वो है ब्रूसेला मेलिटेंसिस, और ज़्यादातर ये इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ब्रूसेला एबॉर्टस भी जो है इसमें एबॉर्शन काज कर सकता है। ये आपके सामने एक पिक्चर है जिस जो आपको निया हिग्रोमा की दिखाई जा रही है। ये जानवर है, ये इसके अंदर जो है वो घुटने जो है काफ़ी ज़्यादा सूजे हुए हैं।
तो ये भी एक साइन है कि इसके एनिमल के अंदर भी ब्रुसेला का इशू हो सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये एक बकरी है जो कि रिटेरम प्लेसेंटा का इशू है, इसकी जेर रुकी हुई है, ये भी जो है इशू ब्रुसेला की वजह से आ सकता है। ये एक ब्रुसेला इन्फेक्टेड प्लेसेंटा है कि अगर आप के पास कोई प्लेसेंटा आती है, आप उससे देखिए किस तरह बता सकते हैं कि इसके अंदर ब्रुसेला हो सकता है, यानी ये ब्रुसेला की वजह से इन्फेक्शन है। तो आपने दो चीज़ें देखनी है इसके अंदर। एक तो जो प्लेसेंटा या जेर है उसकी जो देखने के अंदर होगी, वो उसकी अपीयरेंस जो है वो लेदरी अपीयरेंस होगी, ठीक है, वो चमड़े की तरह आपको दिखाई देगी। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है जो कोटिलिडन्स हैं इसके, जिससे बच्चा माँ के साथ जुड़ता है, वो उसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूजे हुए होंगे, उसके अंदर पानी की तरह जो है वो इकट्ठा हुआ होगा। तो ये दो साइन है कि ये जो, जिसे आप देख के बता सकते हैं कि ये जो ब्रुसेला की वजह से ये एबॉर्शन हुआ है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें कि ये इसको जानवरों के अंदर जो है वो ब्रुसेला किस तरह ट्रांसमिट होता है, तो ये इन्फेक्टेड मिल्क पीने से, ऐसी मदर या ऐसी बकरियां जिनको ब्रुसेला का इशू है और उनके जो दूध है उसके अंदर ब्रुसेलोसिस या ब्रुसेला बैक्टीरिया आएगा, तो वो दूध बच्चों को पिलाने से बच्चों के अंदर भी जो है ये बीमारी जो है वो मुंतकिल हो जाती है। अगर हम बात करेंगे एक जानवर अगर कंटेमिनेटेड जो है एबॉर्शन का मटेरियल है, जिस तरह फीटस हो गया, बच्चा हो गया, या फिर उसकी जेर हो गई, तो उससे अगर कोई कनेक्ट करेगा तो उसे भी जो है बीमारी हो जाएगी। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो सेम इस तरह ही, अगर आप बगैर ग्लव्स के, बगैर एहतियाती तदाबीर अपनाए डायरेक्ट इसको हाथ लगाएंगे तो उससे भी आपको भी बीमारी लग सकती है, और ये बीमारी जो है इंसानों में भी ट्रांसमिट होती है, और ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। और अगर आप ब्रुसेला की वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसमें भी लगाते हुए जानवर को एहतियात करने कि वो वैक्सीन आपको सिरिंज वगैरह उसकी ना लगे। अगर आपको ये वैक्सीन हादसाती तौर पे लग जाती है तो आपको भी ये जरासीम मुंतकिल हो सकता है और आपके अंदर ये बीमारी पैदा करेगा। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि ब्रुसेलोसिस को अपने फार्म में आने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसका एक ही तरीका है कि आप जो भी एनिमल परचेज़ करें और या फिर अब आपके अपने फार्म का एनिमल, तो एक दफ़ा सारी फीमेल्स और मेल की जो है स्क्रीनिंग हो जाए, सबको एक दफ़ा ब्रुसेलोसिस के टेस्ट हो जाएं, तो आप अपने जानवरों को जो है सेव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसे एनिमल आते हैं जो कि टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं, उसको आप कल कर दें, तो उसको आप किसी भी तरीके से अपने फार्म से बाहर निकाल दें, और इसके अलावा जो आपको एनिमल रह जाए उसको आप वैक्सीनेट करें। तो बाकी आपने जो है आपके फार्म के ऊपर कोई भी किसी का एबॉर्शन होता है तो आपने उसको फौरी तौर पे जो है उसका टेस्ट वगैरह करना है, और उसका दूध जो है वो आपने अगर आप ख़ुद यूज़ कर रहे हैं वो आपने जो है हमेशा उबाल के यूज़ करना है, ताकि बैक्टीरिया या जरासीम है ये किल हो जाए और आपको नुकसान ना पहुंचाए। ये आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि आपने जो है ऑलवेज़ यूज़ ग्लव्स जब भी आप किसी भी एबॉर्शन वाले मटेरियल को हाथ लगाएं जिसके अंदर किसी जानवर ने बच्चा ज़ाया किया या जेर वगैरह है या किसी किस्म का जो वहाँ से फ्लूइड निकल रहा है, तो आपने उसको बगैर ग्लव्स के, बगैर मास्क और ऐनक के इससे हाथ नहीं लगाना। ये बीमारी जो है, कई सारी बीमारी जो है इससे आपको भी लग सकती हैं। अगर हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें कि ब्रुसेलोसिस अगर किसी फार्म के ऊपर है या नहीं भी है, तो हमें किस तरह पता लगेगा कि इस जानवर को बीमारी है या नहीं, तो इसके लिए दो टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है MRT जिसे मिल्क रिंग टेस्ट कहते हैं, और दूसरा है रोज़ बंगाल टेस्ट जिसे RBT कहते हैं। ये दो टेस्ट आमतौर पर यूज़ होते हैं इसकी डायग्नोसिस के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मिल्क रिंग टेस्ट की, तो मिल्क रिंग टेस्ट जो है ये सबसे आसान टेस्ट है कि हम ब्रुसेला को डायग्नोज कर सकते हैं। इसके लिए रूल ये है कि जो भी जिस जानवर का मिल्क होता है, अगर वो जानवर इन्फेक्टेड है ब्रुसेला से, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हुई होंगी जो कुव्वत मुदाफ़त की वजह से जो है जानवर के अंदर बनती हैं किसी भी जरासीम के ख़िलाफ़। तो वो उस दूध के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ आ रही होंगी, तो हमने सिंपल क्या करना है, हमने एक ट्यूब लेनी है, उसके अंदर जानवर का दूध लेना है, और उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो एंटीजन ऐड करना है जो हम बाहर से लेंगे, वो इस दूध के अंदर डालेंगे और इसको हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए रख देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे। और इससे क्या होगा, 1 घंटे के लिए। तो अगर हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो है इस तरह आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, अगर रिंग बनता है उसके ऊपर तो हम कहेंगे ये जानवर पॉजिटिव है, इसको ब्रुसेला का इशू है। अगर रिंग नहीं बन रहा तो हम कहेंगे इसको ब्रुसेला का इशू नहीं है। एक और टेस्ट की बात करें जिसे रोज़ बंगाल टेस्ट कहते हैं, ये भी ब्रुसेला के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक जानवर का हम ब्लड लेते हैं,
ब्लड लेने के बाद हम उसको कोगुलेट करते हैं, उसे ब्लड को जो है वो जमाते हैं ट्यूब के अंदर। उसके बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि सीरम जो है सेपरेट हो जाता है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। तो वो हम उसमें से एंटीबॉडीज़ लेते हैं और एक किसी भी इसके डिश के ऊपर हम रख के इसके ऊपर हम ये सीरम लेते हैं जानवर का। इसके अलावा हम इसके बाहर से हम एंटीजन ऐड करते हैं, जिसे रोज़ बंगाल एंटीजन कहते हैं। हम इसको 4 मिनट के लिए मिक्स करते हैं। अगर वो कोगुलेट कर जाता है सीरम और एंटीजन, जैसा कि राइट पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि कोगुलेट हो गया, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कि जानवर जो है इसके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं और इसलिए जानवर जो है ये इन्फेक्टेड है ब्रुसेल्ला से। और अगर ये नहीं होता कोगुलेट तो हम कहेंगे ये जानवर नेगेटिव है। ये 2 तरीके बताएं इसके, जिसकी वजह से आप जो है इसको डायग्नोज कर सकते हैं किसी भी फार्म के ऊपर, किसी भी एनिमल के। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका कुछ इफ़ेक्टिव कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ स्टडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अगर हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज़ करें और स्ट्रेप्टोमाइसिन की कम्बिनेशन यूज़ करें तो इससे जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है इस डिज़ीज़ पे। लेकिन दोबारा से ये बीमारी जो है जानवरों में आ जाती है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये सेल्स के अंदर रहता है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ा वाले सेल्स हैं उनके अंदर भी रहता है। इस वजह से इस जरासीम को मारना बहुत मुश्किल है और इसके ख़िलाफ़ अब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि आप जानवरों की जो है वो स्क्रीनिंग करवाएं, जानवरों की टेस्ट करवाएं, ताकि जो जानवर पॉजिटिव आता है उसको आप ज़ाया करें और हेल्दी जानवर को आप रखें फार्म के ऊपर, और ताकि आप इस बीमारी से जो है बच सकें। और एक और चीज़ जो है वो ब्रुसेल्ला के अंदर याद न रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक जानवर ने अबॉर्शन कर दिया तो वो हर दफ़ा अबॉर्शन करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि फ़र्स्ट टाइम में जानवर अबॉर्शन करता है, उसके अलावा जानवर नॉर्मल बच्चे डिलीवर करता है, लेकिन उससे ये इशू होता है कि वो कैरियर बन जाता है, वो अपने आप के फार्म के ऊपर जानवरों में बीमारी फैला रहा होता है। तो इस ऐसे केस ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, आपने जो है इसकी लाजमी टेस्ट करवाने। अगर हम दूसरी बीमारी की बात करें तो वो है विब्रियोसिस, जिसे कैम्पाइलो बैक्टीरियोसिस भी कहते हैं। ये कैम्पाइलोबैक्टर एक बैक्टीरिया होता है जिसमें 2 बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, कैम्पाइलोबैक्टर फीटस और कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी वजह है जो कि जानवरों के अंदर अबॉर्शन करती है। ये जो बैक्टीरिया ये आम तौर पे ऐसा पानी या खुराक जो कि कंटामिनेटेड हो कैम्पाइलोबैक्टर बैक्टीरिया से, उसको यूज़ करने से जो है जानवरों के अंदर बीमारी का सबब बनता है। इसके अलावा अगर मेल है जिसको ये बीमारी है पहले से ही विब्रियोसिस की, और वो आपके जानवरों को मेट कर रहा है, तो उससे भी जानवर जो है उससे भी ये बीमारी जो है आपके जानवरों में स्प्रेड कर सकती है। अगर हम साइंस की बात करें, अलामात की बात करें, तो अगर ऐसा अबॉर्शन ऐसा जानवर जिसने बच्चा ज़ाया किया और उसके जो है बच्चा ज़ाया करने से पहले, अबॉर्शन करने से पहले और बाद में अगर ब्लड और पस लाइक डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस या विब्रियोसिस की वजह से ये जानवर ने अबॉर्शन की है। आप कंफर्मेशन तब करेंगे जब आप लैब टेस्ट करेंगे। तो इसका भी अबॉर्शन जो है वो लेट ट्राइमेस्टर में होता है या लेट जेस्टेशन के अंदर होता है, तो सेम लाइक ब्रूसेलोसिस के अंदर। तो इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं इसके वैक्सीनेशन के ज़रिए। और अगर आपको है कि आपके फार्म के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर इसका इशू रहता है इस डिज़ीज़ का, तो आपने ये करना है कि एनिमल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जानवरों को टेट्रासाइक्लिन जो है वो फीड में भी यूज़ करवा सकते हैं और उसको इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के, ताकि आप इस डिज़ीज़ से अपने जानवर को बचा सकें। एक और डिज़ीज़ की बात करें तो वो है क्लेमिडियोसिस। ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये भी बैक्टीरिया एक वजह है जिसकी वजह से जो है जानवर अबॉर्शन करते हैं। इसके अंदर इस बैक्टीरिया का नाम है क्लेमिडिया सीटासी। और क्लिनिकली अगर आप देखें तो ये जानवर के अंदर सिर्फ अबॉर्शन नहीं करता, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ये काज कर रहा होता है। जिस तरह जो है नमूनिया हो जाना जानवर को, उसकी भी एक बड़ी वजह क्लेमिडिया है। इसके अलावा जो आंखें ख़राब होती हैं जिसे पिंक आई कहते हैं या केराटोकंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ये भी क्लेमिडिया भी ये बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है इसके अंदर। इसके अलावा ऑर्काइटिस या टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन है, ये बैक्टीरिया करता है। इसके साथ अबॉर्शन तो करता ही है ये लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फीमेल्स के अंदर। और जो ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ट्रांसमिशन डायरेक्ट होती है। आप अगर आपके पास ऐसा मेल है जिसको ये जरासीम है, तो वो जितने जानवरों को मेट करता जाएगा सारी बीमारियां जो है फैलाता जाएगा आपके फार्म के ऊपर। इसके अलावा ऐसे जानवर जिन्होंने इसकी वजह से अबॉर्शन किया और ऐसे और दूसरे जानवर जो हैं उसके मटेरियल को, बच्चे को या जेर वगैरह या उसके जो भी फ्लूइड निकल रहा है उससे कॉन्टेक्ट करते हैं, उसको टच करते हैं, तो उससे भी जो है उन्हें बीमारी लग सकती है।
इसके अलावा सबसे बड़ी वजह जो है वो एक्टोपैरासाइट की है, जिस तरह मच्छर या मच्छर और दूसरे जो है टिक्स वगैरह हो गए, वो जानवर का ब्लड सक करते हैं, बीमार जानवर का, और हेल्दी जानवरों के अंदर को ट्रांसमिट करते हैं। ये भी एक ट्रांसमिशन की बड़ी वजह है। अगर हम इस डिजीज़ की डायग्नोसिस की बात करें तो इसके अंदर दो टेस्ट यूज़ होते हैं इसकी डायग्नोसिस के लिए। वो एक तो इलाइजा टेस्ट है और एक IIFA टेस्ट है, IFA टेस्ट है, जिससे एक टेस्ट को हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है, और दूसरे टेस्ट का नाम है वो इंटरैक्ट इंक्लूजन फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट है। ये दो टेस्ट जो हैं वो लैब में यूज़ होते हैं इस डिज़ीज़ को डायग्नोज करने के लिए। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का मोस्ट इफेक्टिव है। अगर आप मेरे से एक ड्रग का पूछें कि अगर प्रेग्नेंट एनिमल है उसको हम अबॉर्शन से बचाना चाहते हैं तो उसको कौन सी ड्रग यूज़ करें, तो वो है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। अपने एनिमल को जो है प्रेग्नेंट एनिमल को आप एहतियाती तौर के ऊपर भी 2 से 3 शॉट लगा सकते हैं, ताकि जो है जानवर आपका अबॉर्शन से सेफ रहे किसी हद तक। और ये आपने इंजेक्शन कब करने हैं, वो ये आप यूज़ कर सकते हैं तकरीबन 3 से 4 मंथ की, जब उसकी जेस्टेशन पीरियड हो, इसमें आप जो है जानवर को इंजेक्शन लगा सकते हैं ताकि वो जानवर अबॉर्शन से बच सकें। और ऐसा करने से आप जानवर को अबॉर्शन से तो बचा सकते हैं, लेकिन अगर जानवर आपके पास वाकई इन्फेक्टेड हैं, उनको आप ये जरासीम शेड करने या ये जरासीम फैलाने से नहीं रोक सकते। इसके लिए यही है कि आप उसको जानवर को टेस्ट करें, जो जानवर पॉजिटिव है उसको आप ज़ाया करें, और ऐसे जानवर रखें अपने फार्म के ऊपर जिनको कोई किसी किस्म की डिजीज़ ना हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ऐसा प्लेसेंटा लाया जाए जो कि क्लेमिडियोसिस की वजह से इन्फेक्टेड है, तो आप उसे देख के कैसे सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये जो अबॉर्शन हुआ है वो क्लेमिडियोसिस की वजह से हुआ है। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट साइन ये है कि जो कोटलीडन है दो, उसके दरमियान का जो एरिया होगा वो काफ़ी ज़्यादा थिकेंड होगा। जो कोटलीडन है उसके अंदर एरिया वो काफ़ी ज़्यादा वो इतना थिक हो जाएगा कि दो कोटलीडन आपकी आपस में जो फासला वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लेमिडियोसिस का। अगर हम एक और काज की बात करें जो कि बकरियों में अबॉर्शन करता है और कैटल के अंदर भी अबॉर्शन करता है, तो उसका नाम है लेप्टोस्पायरोसिस। ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं लेप्टोस्पायरा। और लेप्टोस्पायरा के आगे कई सारी जो हैं वो सीरोवार्स हैं, यानी टाइप्स हैं, जिसके अंदर जो है लेप्टोस्पायरा इंटेरोजेंस है, लेप्टोस्पायरा ग्रिपोटाइफोसा है, इसके अलावा लेप्टोस्पायरा एक्टेरोहेमरेजिक है, और इसके अलावा जो है लेप्टोस्पायरा ऑटोमिनैलिस है। तो ये जो बैक्टीरिया ये क्या करता है, जानवर के अंदर एबॉर्शन भी काज करता है। इसके अलावा स्टिल बर्थ है, यानी मुर्दा बच्चे पैदा पैदा हो सकते हैं जानवर के। इसके अलावा जो है जानवर काफ़ी कमज़ोर बच्चे पैदा हो सकते हैं, और इसके साथ जो है जो छोटे बच्चे हैं वो भी इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा लेप्टोस्पायरा जो है जानवरों के अंदर जो है वो पेशाब में खून का बायस भी बनते हैं। इसके साथ जो अगर वो जानवर के टीट्स हैं या निथान है उनमें से ब्लड भी आ सकता है। तो ये सारी जो है डिजीज़ ये लेप्टोस्पायरा करता है। और ये बैक्टीरिया जो है वो आमतौर पे बारिश वाले इलाके जो हैं, यानी ऐसे इलाके जहाँ बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जहाँ पानी इकट्ठा होता रहता है, ये बैक्टीरिया वहाँ ज़्यादातर पाया जाता है। और इसके अंदर आपको जो है इसकी ख़ास बात ये है कि जानवर के अंदर एबॉर्शन स्ट्रॉन्ग मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा जानवर जो हैं एकदम से एबॉर्शन कर देते हैं इस डिज़ीज़ के अंदर। तो अगर हम इसकी साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर एबॉर्शन है, जानवर के अंदर जॉन्डिस भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले बात की कि जानवर के पेशाब है उसमें खून आ सकता है, जिसे हीमोग्लोबिनीमिया भी कहते हैं। इसके अलावा इस खून की कमी की वजह से जानवर को अनीमिया भी हो सकता है। अगर हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो उसके अंदर मैट टेस्ट यूज होता है, जिसे माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट कहते हैं। इसके अंदर हम सैंपल लेते हैं और माइक्रोस्कोप में टेस्ट देखते हैं तो हमें जो है वो जरासीम नज़र आता है, इसको मैट कहते हैं। और इसके अलावा दूसरा टेस्ट है वो एंजाइम लिंक्ड होता है, जिसे एलाइजा कहते हैं। ये दोनों टेस्ट जो हैं वो काफ़ी आम तौर पे जो है इसकी डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम इस सैंपल की बात करें तो हम इस बैक्टीरिया के सैंपल यूरिन से ले सकते हैं, पेशाब से ले सकते हैं, प्लेसेंटा जेर से ले सकते हैं। इसके अलावा हम जो एबॉर्शन वाला जो बच्चा है उसकी हम जो है गुर्दे से ले सकते हैं, उसकी किडनी यूज़ कर सकते हैं, किडनी का टिश्यू, उससे हम जो है इसको जरासीम को जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं इसकी डायग्नोसिस के लिए। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइसेस यूज़ होती हैं वो डिफरेंट हैं। ये फॉर एग्जांपल इसके अंदर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ होता है, एमोक्सिसिलिन यूज़ होती है, पेंसिलिन जी यूज़ होती है। इसके अलावा एमोक्सिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के कम्बिनेशन यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा एंड्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ हो सकती है, टाइलोसिन यूज़ हो सकती है, एरिथ्रोमाइसिन यूज़ हो सकती हैं। ये एंटीबायोटिक्स वो हैं जो इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है जो अबॉर्शन काज करती है वो है कोक्सीलियोसिस, जिसे क्यू फीवर भी कहते हैं, और ये इंसान और जानवर दोनों की डिज़ीज़ है।
जान और इस डिज़ीज़ का जो बैक्टीरिया है उसे कहते हैं कोक्सिला ब्रुनेटाई। और इसकी जो ख़ास बात ये है कि ये बैक्टीरिया भी है, ये जरासीम भी ब्रुसेल्ला की तरह जानवरों के जो क़ुव्वत मुदाफ़त वाले सेल्स हैं, जिस तरह के मैक्रोफेजेज़ हैं, उसके अंदर ये अब मल्टीप्लाई करता है। और इस वजह से इसको जो है वो किल करना काफ़ी मुश्किल है। इसके साथ ये जो जरासीम है हमें या जिसे कोक्सिला ब्रुनेटाई कहते हैं, ये जानवर के जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके दूध के अंदर, उसके पेशाब के अंदर, उसके फीसिस के अंदर यूट्राइन कंटेंट्स है, जिसके अंदर जो है यूट्राइन फ्लूइड हो सकता है। इसके अलावा एबॉर्टेड फीटस हो सकता है। इसके अलावा जो है वो प्लेसेंटा हो सकता है। ये इसके अंदर जो है इससे भी हमें जो है ये जरासीम मिल सकता है। इसके साथ अगर हम इसके अलावा अलामात की बात करें या साइंस की बात करें तो उसके अंदर जानवर जो है वो एनोरेक्सिया हो सकता है। और उसके अंदर जानवर लेट एबॉर्शन करता है, जिस एंड वाले दिनों के अंदर जानवर एबॉर्शन कर सकता है इस वजह से। और इसकी ख़ास बात ये है कि अगर आप इसकी प्लेसेंटा की बात करें तो उसके अंदर आपको नेक्रोसिस मिलेगी प्लेसेंटा की। इस डिज़ीज़ की अगर हम कंट्रोल की बात करें तो उसके अंदर हम टेट्रासाइक्लिन ग्रुप को एंटीबायोटिक के हम फीड के अंदर यूज़ करवा के या इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज़ करवा के इसकी डिज़ीज़ को हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इस डिज़ीज़ की जो है कोई वैक्सीन नहीं है अब तक। अगर हम नेक्स्ट डिज़ीज़ की बात करें वो है टोक्सोप्लाज्मोसिस। ये एक प्रोटोजोअल डिज़ीज़ है जो कि एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है, जिसे टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई कहते हैं। इस जरासीम का नाम टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई है। और ये जो जरासीम है ये बकरियों के अंदर और जानवरों के अंदर और इंसानों के अंदर भी ये अबॉर्शन काज करता है। तो इसके जो मेन कैरियर है वो है कैट्स, और जो बिल्लियों की जो फीसिस होती है उसके अंदर ये जरासीम मौजूद होता है। जो कि बिल्लियाँ अक्सर जो है वो हे वगैरह या जहाँ हम चारा वगैरह स्टोर करते हैं या किसी भी जगह के ऊपर वो फीसिस कर देती हैं। और इसके अलावा जिससे जो है वो जरासीम जो खुराक को मुतासिर करता है, और अगर ये खुराक जो है वो जानवर खा ले तो वो भी इस बीमारी से जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है, इस बीमारी से मुतासिर हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर जो है वो अबॉर्शन करता है। अगर हम इस केस की जो है वो डायग्नोसिस की बात करें कि आपको किस तरह पता लगेगा कि ये जो आपकी बकरी ने अबॉर्शन किया है उसमें टोक्सोप्लाज्मा का इशू है, उसको उसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट साइन वो ये है कि जैसे ही आपका जो भी जानवर अबॉर्शन करेगा आप उसके प्लेसेंटा को देखें। अगर उसके कोटिलिडन इस तरह के नज़र आ रहे हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसकी जो कोटिलिडन है वो बिल्कुल जो जिस तरह एक स्ट्रॉबेरी जो है वो ख़राब हो जाती है उस तरह की दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक साइन है कि आपके जानवर को टोक्सोप्लाज्मोसिस का इशू है और आप इसका क्योर करके अपने जानवर को जो है वो सेहतमंद कर सकते हैं। आप इस जानवर अगर आपने इसको कन्फर्मेशन करवाना है कि ये वाकई टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई का इशू है, तो आप इसकी जो ये जो जरासीम है ये जानवर के आप विजाइनल सैंपल से ले सकते हैं। इसके जानवर के जो पीछे से डिस्चार्ज आ रहा है वहाँ से सैंपल लेके टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जानवर के थूक से कर सकते हैं, जिसे सलाइवा कहते हैं। और नेज़ल सेक्रीशन है, नाक से जो भी सेक्रीशन आ रही है उससे, और जानवर के जो पेशाब यूरिन से लेके आप जानवर को टेस्ट कर सकते हैं कि इस जानवर को जो है टोक्सोप्लाज्मा का इशू है या नहीं। इसके अलावा ये जो जरासीम है ये जरासीम जानवर के दूध के अंदर भी आता रहता है, जो जानवर इस बीमारी से मुतासिर है। तो आप उस बीमार जानवर का सैंपल दूध से लेके आप इसको टेस्ट करवा सकते हैं और पता लगवा सकते हैं कि इसको टोक्सोप्लाज्मा का इशू है या नहीं। तो ये जो जो जरासीम है पहले ही बात की है कि ये इंसानों और जानवर दोनों को मुतासिर करता है और दोनों के अंदर ये अबॉर्शन काज करता है। तो इसलिए इसके जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट हैं जिसकी बेस पे आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले इंडायरेक्ट हीमोग्लोबिनेशन टेस्ट है। ये दूसरा टेस्ट का नाम है वो है इंडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट है। इसके अलावा इलाइज़ा है। और अगर हम मज़ीद कंफर्मेशन की बात करें तो उसके अंदर आता है पीसीआर है, जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जिसके अंदर हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं सेल से और उस डीएनए को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी कॉपीज़ बनाते हैं और उसको मैच करते हैं टोक्सोप्लाज्मा से। तो हमें 100% कन्फर्मेशन होती है कि ये जो है टोक्सोप्लाज्मा है। इस सैंपल को लेने के लिए हम पीसीआर के सैंपल को लेने के लिए हमें जो एबॉर्टेड फीटस है उसके हमें लंग्स चाहिए, लंग्स का सैंपल चाहिए हो सकता है, उसके मसल से ले सकते हैं। इसके अलावा जो मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स हैं जो कि इंटेस्टाइन के जो मेसेंट्रीज है उसके साथ होते हैं लिम्फ नोड्स, वहाँ से उनके सैंपल से कर सकते हैं। और जैसे बात की कि लंग्स का टिश्यू जो है एबॉर्टेड फीटस से, उससे हम जो है इसको सैंपल लेके जानवर को टेस्ट कर सकते हैं कि इसको टोक्सोप्लाज्मा का इशू है या नहीं। अगर हम टोक्सोप्लाज्मा के बाकी साइंस की बात करें तो एक तो इसके अंदर जो है जानवर अबॉर्शन करता है, इसके साथ साथ ये जरासीम जो है वो बच्चे के अंदर मुंतकिल होता है, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है पेट के अंदर ही। और बाज़ औक़ात सारा फ्लूइड जो है वो माँ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और बच्चा जो है खाली हड्डियों का ढांचा रहे, जिसे कहते हैं फीटल ममीफिकेशन।
और इसके अलावा जानवर मुर्दा हालत में भी पैदा हो सकता है, और अगर बच्चा पैदा हो भी जाए तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है इस बीमारी से। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें कि अगर आपने डिजीज़ को डायग्नोज कर लिया और आपके एनिमल के अंदर टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इशू है, तो आप इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर 4 टॉप की मेडिसिन हैं, जिसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पहली जो ड्रग ऑफ चॉइस है उसका नाम है डिकोक्विनेट। आप इसको 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो मेडिसिन है वो है मोनेनसिन, या 15 से 30 mg जो पर हेड एनिमल के हिसाब से पर डे यूज़ करेंगे ओरली। इसके अलावा जो सल्फोनामाइड्स के इंजेक्शन हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे ट्राइबर्सन है या किसी ब्रांड नेम से अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आखिरी अगर मेडिसिन की बात करें तो वो है क्लिंडामाइसिन, एंटीबायोटिक है। आप 12.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिन में 2 दफ़ा जानवर को इंजेक्शन लगाएंगे इंट्रामस्कुलर। गोश्त में 3 दिन लगाएंगे, तो इससे आपका जानवर जो है इंशाल्लाह क्योर हो जाएगा। अगर हम बात करें लिस्टीरियोसिस की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज़ है गोट्स के अंदर, और ये कैटल के अंदर भी होती है, और ये एंड ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करती है। तो इस डिज़ीज़ के अंदर जो है वो आमतौर पे आपको 3 फॉर्म देखने को मिलती हैं। एक नर्वस फॉर्म है, और एक जीआईटी फॉर्म है, जिसके अंदर डायरिया होता है एनिमल को, सेप्टिसीमिया होता है, और तीसरी फॉर्म है वो है रिप्रोडक्टिव फॉर्म, जिसके अंदर जानवर जो है वो अबॉर्शन करते हैं। तो ये भी लिस्टीरियोसिस के अंदर भी जानवर जो है अबॉर्शन कर सकते हैं। लिस्टीरियोसिस के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है वो है प्रोकेन पेंसिलिन। इसके अलावा जो कुछ स्टडी के अंदर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी यूज़ होती है, इसके अलावा फ्लोरफेनिकोल भी यूज़ होती है, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव जो मेडिसिन है वो है प्रोकेन पेंसिलिन। और आप इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल भी यूज़ कर सकते हैं। आप मेट्रोनिडाजोल के ज़रिए जो है इसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक को, आप यूट्रस को फ्लश कर सकते हैं, और सिस्टेमिकली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट डिजीज़ जो है वो है वायरल काज है एबॉर्शन की गोट्स के अंदर, वो है कैप्राइन हर्पिस वायरस टाइप 1। तो ये वायरल डिजीज़ है जो कि सिस्टेमिक काफ़ी सारी चीज़ें काज करती है गोट्स के अंदर। तो ये सबसे पहले बात करते हैं कि ये सिस्टेमिक डिजीज़ काज करती है किड्स के अंदर। और इसके अलावा जो है वो सब क्लिनिकल वल्वा वेजिनाइटिस काज करती है। इसका मतलब ऐसे आपको वल्वा और वजाइना के अंदर जो है किसी किस्म का साइन महसूस नहीं होगा, सब क्लिनिकल होगा, लेकिन अगर हम सैंपल लेके उसका टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको ये हर्पिस वायरस मिलेगा। तो इसके अलावा ब्लैनोपोस्टाइटिस काज कर सकती है। इसका मतलब है कि ये इन्फ्लेमेशन काज करती है पिनस की और ग्लैंस पिनस की, और पिनाइल शीथ भी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एबॉर्शन करती है एनिमल के अंदर। अगर आप पोस्टमार्टम डायग्नोसिस की बात करें तो उसके अंदर आपको फिटस के लंग्स, लिवर और किडनी और एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उसको देखना पड़ता है कि उसके अंदर पिन पॉइंट वाइट फोकाई प्रेजेंट है या नहीं। अगर आपको ये वाइट फोकाई नज़र आते हैं तो आप तब इसको सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये जो डिज़ीज़ है वो है कैप्राइन हर्पिस वायरस टाइप 1 की वजह से, और जानवर के अंदर ये एबॉर्शन की वजह बन रहा है। अगर आप इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो इसकी जो है इंट्रानेज़ल वैक्सीन अवेलेबल है, इसको जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एकाबेन वायरस भी है जो कि जानवरों के अंदर जो है वो फिटल एबनॉर्मेलिटी की वजह बन सकती है और अबॉर्शन की वजह बन सकती है। तो ये वायरस भी जो है वो जानवरों के अंदर अबॉर्शन करता है, और ये रिपोर्ट हुआ है कि ये जानवरों के अंदर अबॉर्शन का बाइस है। अगर हम नॉन इन्फेक्शियस काजेज़ की बात करें जो कि अबॉर्शन काज करती हैं, उनमें सबसे पहले है ड्रग और केमिकल हैं, जैसा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, जिन्हें हम स्टेरॉइड भी कहते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है। ये भी जो है अबॉर्शन काज करती हैं, इसलिए आपने कोई भी ऐसी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। इसके अलावा जो है डिवर्मर है, डिवर्मर जैसे कि लेवामिसोल है, एल्बेंडाजोल है, यानी बेंजीमिडाजोल ग्रुप है, ये भी अबॉर्शन काज करते हैं। तो आपने प्रेग्नेंट एनिमल के अंदर भी इनको यूज़ नहीं करना। इसके अलावा एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन के इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल हैं, आपने वो भी एनिमल को नहीं लगाने। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन है जिन्हें PGF2 अल्फा भी कहते हैं, ये भी डिफरेंट ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हैं। जिस तरह आमतौर पे साइक्लोमेड यूज़ होता है, ये भी आपने एनिमल को नहीं लगाना जो प्रेग्नेंट हो। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये भी आपने एनिमल को नहीं यूज़ करना। इसके अलावा आपने कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले वेटरनरी डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें, ताकि इसके अलावा भी अगर कोई मेडिसिन है तो वो आपको बता सकें कि आपने ये प्रेग्नेंट एनिमल के अंदर यूज़ करनी है या नहीं यूज़ करनी। अगर हम बात करें आइवरमेक्टिन की, जो कि कॉमनली एक्टोपैरासाइट के लिए यूज़ होता है, तो इसके लिए भी इस डिफरेंट स्टडी में देखा गया कि ये कुछ एनिमल के अंदर एबॉर्शन काज करता है, लेकिन ज़्यादातर एनिमल के अंदर ये एबॉर्शन काज नहीं करता। तो डाइटरी डेफिशिएंसीज हैं जिनमें मिनरल्स डेफिशिएंसी आती हैं या विटामिन डेफिशिएंसी आती हैं, वो भी जो एबॉर्शन काज कर सकती हैं।
उसमें सबसे पहले आयोडीन है, और जिसके अंदर इसमें एबॉर्शन होगा, और जानवर के जो फीटस हैं उसके जो है गले सूजे हुए होंगे, यानी जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल होगा, जिसकी हाइपरट्रॉफी हुई हुई होगी। तो इसके अलावा सेलेनियम डेफिशिएंसी है, इसके अलावा कॉपर डेफिशिएंसी है, इसके अलावा मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, मैंगनीज डेफिशिएंसी है, जिंक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, और कैल्शियम फास्फोरस एनएफ अगर एनिमल को ना मिले उसकी वजह से भी एनिमल्स जो हैं वो अबॉर्शन कर सकते हैं। तो आपने एनिमल्स को जो है ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं उनको आपने मिनरल्स मिक्सचर लाजमी यूज़ करवाना है, ताकि आप इन डेफिशिएंसी डिजीज़ से बच सकें। कॉपर और आयोडीन डेफिशिएंसी के बारे में जानने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे दो, उन पे आप क्लिक करके इस डिजीज़ के बारे में जान सकते हैं डिटेल से। अगर हम प्लांट टॉक्सिन्स की बात करें कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल जो है वो एक्सीडेंटली इनको खा लेता है और जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले वो ये है कि पाइन नीडल्स जो हैं जिसके अंदर आइसोक्यूप्रेसिक एसिड होता है, वो एनिमल को नहीं खिलानी, और पाइन ट्री से आपने जानवर को दूर रखना है। इसके अलावा ब्रूम वीड है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह का पौधा होता है ब्रूम वीड का। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपने प्रेग्नेंट एनिमल को कॉटन सीड नहीं खिलाना, जिसे ब्रोला भी कहते हैं। इसके अंदर गोसीपोल होता है, जो कि जानवर के अंदर एबॉर्शन का बाइस बन सकता है। इसके अलावा रेप सीड है, जिसके अंदर ग्लूकोसाइनोलेट होते हैं, जिसे आम जुबान में सरसों कहते हैं। तो ये भी आपने जानवर को, प्रेग्नेंट एनिमल को कोशिश करें कि ज़्यादा अमाउंट में ना खिलाएं, इससे भी जानवर एबॉर्शन कर सकता है। अगर हम बात करें लूसन की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में सर्दियों के सीज़न में मौजूद होता है। तो अगर हम प्रेग्नेंट एनिमल्स को सिर्फ क्या लूसन पे खिलाएंगे, तो हो सकता है कि कुछ जानवर जो हैं वो अबॉर्शन कर दें, क्योंकि लूसन के अंदर जो है वो एस्ट्रोजन की तरह की एक्टिविटी होती है, जो कि जानवर के अंदर अबॉर्शन काज कर सकती है। खास तौर पे प्रेग्नेंट एनिमल जो है उन्हें आपने अकेला लूसन नहीं खिलाना, उसको थोड़ा बहुत किसी चीज़ में मिक्स करके खिला सकते हैं। अगर आप जानवर को चराई पे भेज रहे हैं, तो जानवर को पहले कुछ ना कुछ चीज़ें खिला के तो उसको आप प्रेग्नेंट एनिमल्स को भेज सकते हैं, ताकि आप जो है अपने प्रॉफिट को मज़ीद बढ़ा सकें एबॉर्शन से बच के। नॉन इन्फेक्शियस काजेज़ के अंदर एक फैक्टर है जिसे स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस किसी वजह से आ सकता है। सबसे बड़ी स्ट्रेस की वजह गर्म मौसम है, और शदीद गर्मी के मौसम के अंदर जानवर जो है वो काफ़ी तादाद के अंदर एबॉर्शन करते हैं। तो आपने ख़ासकर गर्मियों के मौसम के अंदर आपने जानवर को ठंडी जगह पे रखना है, और मुनासिब टेम्परेचर पे रखें। और इसके अगर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो उसके ऊपर आप शावरिंग का इंतज़ाम कर सकते हैं और फैंस लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप जानवर को जो है पानी के अंदर ग्लूकोज भी यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी का यूज़ भी कर सकते हैं, ताकि आप हीट स्ट्रेस से काफ़ी ज़्यादा बच सकें और जानवर जो है ताकि एबॉर्शन ना करे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के अगर आप प्रेग्नेंट एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करवाएंगे, उससे भी जानवर जो है अबॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जानवर को अगर ज़ख्मी हो जाता है, उसको चोट लगती है, उससे भी जानवर अबॉर्शन कर सकता है। इसके अलावा अगर जानवर लड़ते हैं काफ़ी ज़्यादा, और एक जानवर दूसरे जानवर को मारता है, तो उससे भी अगर सीरियस इंजरी हो रही है तो वो भी अबॉर्शन का बाइस बन सकती है। आखिर में जो वजह है वो है फिटल एबनॉर्मेलिटी, या फिटो मैटरनल अगर कंपेटिबिलिटी नहीं है तो उससे भी अबॉर्शन हो सकता है। अगर फीटस का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, या उसके जो कोटिलिडन है वो सही तरह अटैच नहीं हो रहे, प्लेसेंटा के अटैचमेंट सही नहीं है, तो ये भी जो है अबॉर्शन का बाइस बन सकती है। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद जानते हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि जो है हमारे नॉलेज के अंदर भी इजाफ़ा हो। थैंक यू सो मच।